हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं हूं दानिश जमाल। गाइस, आज फिर मैं आपके खिदमत में एक वीडियो लेके पेश हो चुका हूं जो कि सीरीज़ वन नॉलेज की जो फोर्थ लेक्चर होगा आज। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा 42 से हम स्टार्ट करते हैं। 42 क्वेश्चन जो है, द लास्ट सुपर फेमस रिनाइंस पेंटिंग वाज अ मास्टरपीस ऑफ। गाइस, जो लास्ट सुपर ये पेंटिंग का नाम है। ये जो फेमस रिनाइंस पेंटिंग थी, इसका मास्टरपीस कौन था, इसको बनाने वाला कौन था, उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए के अंदर है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी के अंदर है टाइटियन, ऑप्शन सी के अंदर है लियोनार्डो डी विंकल, ऑप्शन डी के अंदर है रिफेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिनाल्डो डी विंकल। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एसोसिएटेड। कौन सा जो टर्म है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेंच के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए ओलंपिक गेम्स, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी रशियन रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका जो ताल्लुक़ होता है लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रंट के साथ, ये एसोसिएटेड है। ये इन तीनों को डिफाइन करता है, इस वजह से इसका जो ताल्लुक़ होगा ऑप्शन डी। ओके, 43 क्वेश्चन डन। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। पेरियोडिक ग्रुप के अंदर जो लाइटेस्ट मेटल है वो कौन सा है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा यहाँ पे, जो कि कॉमनली पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। ऑप्शन ए मर्क्यूरी, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी लीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियम। लिथियम इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताता चलूँ। ओके गाइस, लिथियम जो है, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ए ग्रुप के साथ है पेरियोडिक टेबल के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड होता है सेकंड ए ग्रुप। दूसरा नंबर होता है, उसको बोला जाता है सेकंड ए ग्रुप। ये ए फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। एस ब्लॉक के अंदर ए फैमिली में दो ग्रुप्स होते हैं। दोनों ग्रुप्स के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर होता है लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है पोटाशियम, फिर होता है रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और जो सेकेंड ए ग्रुप होता है उसमें होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ए ग्रुप की, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम की। यहाँ पे जो लिथियम होता है, इसका जो सिंबल होता है एल आई के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एल कैपिटल और आई स्मॉल, इसके साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है पेरियोडिक टेबल के अंदर वो होता है 3। ये नंबर 3 पेरियोडिक टेबल के अंदर इसको रखा गया है। ये स्मॉलेस्ट मेटालिक एटम होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती हैं। गाइज, कोई भी पेरियोडिक टेबल में आप ग्रुप उठा लें, वहाँ पे ग्रुप के अंदर आप जब ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम से लेके नीचे आएंगे फ्रांसियम तक, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एक जैसी रहती हैं। तो गाइज, जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है उसको कॉमनली कहा जाता है अल्कलाई मेटल। अल्कलाई इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करते हैं, या हम इस तरह कहें कि जो अल्कलाई मेटल होते हैं वो जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन करने के बाद वो हाइड्रो ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड जब प्रोवाइड होता है तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। इस वजह से इसको हम अल्कलाई मेटल कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप वाले सारे मेंबर्स को हम अल्कलाई मेटल कहते हैं, उनमें से लिथियम भी एक है। तो लिथियम बिलोंग करता है अल्कलाई मेटल के साथ। ठीक है गाइज, और ये तो हो गया ग्रुप। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीरियड की, इसका जो ताल्लुक होता है वो होता है सेकंड पीरियड के साथ। ये सेकंड पीरियड का फर्स्ट मेंबर होता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिंपली एक जैसी रहती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, इसके अलावा और भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। कौन सी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं ग्रुप के अंदर। उसके बाद लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल हों या फिज़िकल हों वो चेंज होती हैं। लिथियम का जो ग्रुप नंबर है मैंने आपको बताया वो ग्रुप नंबर है फर्स्ट ए ग्रुप नंबर है, और इसका जो पीरियड नंबर है सेकंड ए पीरियड नंबर है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। इसका जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वो है 6.91, या इसको हम सिंपली 7 भी कह सकते हैं। राउंड ऑफ करके इसको 7 बोल सकते हैं। ओके गाइज, इसकी जो शाइनी लुक होती है, इसका जो कलर होता है वो होता है सिल्वरी वाइट कलर का, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे हम जेली होती है ना, जेली की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये कॉस्टिक होते हैं, ये बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं। और मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो लिथियम है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर लीस्ट डेंस मेटल है। लीस्ट डेंस मेटल हो, या आपसे पूछा जाए कि लीस्ट डेंस सॉलिड कौन सा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो गाइज वो भी होगा लिथियम। ओके, इसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि ये जो इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो गाइज चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पूछ रहा है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक एंड मिनरल्स, वो कौन सा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मिलता है रॉक्स के अंदर और मिनरल्स के अंदर। तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सिलिकॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गाइज मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। एक क्वेश्चन है जो कि कॉमनली पूछा जाता है। गाइज आपको पता है हम अपने घरों के अंदर जो गैस इस्तेमाल करते हैं CH4, जिसका नाम है मीथेन गैस, जिसका फार्मूला है CH4। ओके गाइज, इसका जो यूज़ होता है सल्फ़र का, जो मीथेन गैस होती है इसके अंदर स्मेल नहीं होती, मीथेन गैस के अंदर स्मेल नहीं होती। तो जब ये जो गैस के क्वार्टर्स होते हैं जहाँ से गैस को रिलीज़ किया जाता है पाइपलाइंस के अंदर, तो वो क्या करते हैं सल्फ़र को ऐड करते हैं उस गैस के साथ, जो सल्फ़र है उसको ऐड करते हैं उस गैस के साथ। तो वो क्या करता है सल्फ़र वहाँ पे गैस के साथ रिएक्ट करके वो स्मेल, रिएक्शन नहीं होता लेकिन स्मेल प्रोवाइड करता है, ताकि जब काफ़ी अक्सर क्या होता है हमारे घर के अंदर जो औरतें होती हैं या काफ़ी टाइम बच्चे होते हैं वो चूल्हे का जो बटन होता है उसको ऑन कर देते हैं। तो ऑन करने से क्या होगा, वो गैस सारे घर के अंदर फैल जाएगी, और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे जब फायर को फायर को चलाया जाता है तो वो सारे उस इंसान को बहुत डैमेज हो जाता है। इस वजह से इस नुकसान से बचने के लिए जो माहिर होते हैं उन्होंने सल्फ़र को ऐड किया है ताकि पता चल सके कि इस तरह का कोई चूल्हा खुला है या वगैरह वगैरह। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं। आप इतना याद कर लें कि जो गैस होती है उसमें सल्फ़र को ऐड किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्मेल, ताकि गैस को एक स्मेल दी जा सके, लेकिन जो मीथेन गैस होती है उसको अपनी प्रॉपर स्मेल नहीं होती। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ये 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द ब्यूटी पार्लर फॉर हेयर कटिंग। गाइज जो हम हेयर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं हेयर सैलून्स के अंदर, वहाँ पे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर अक्सर, हर प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं होता लेकिन अक्सर जो होता है प्रोडक्ट के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है,
तो हेयर कटिंग के अंदर जो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो होता है सल्फ़र, प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सल्फ़र, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन इलाका है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी जैकमाबाद, ऑप्शन सी सिबी, ऑप्शन डी हैदराबाद। गाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैकमाबाद आज की तारीख में 15 मई 2022 और आज से 2 दिन पहले ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाका रह चुका है। आज भी जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो गाइज़ आप इससे अंदाज़ा लगा लें हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड होता है। अगर ये हमारा जो बाहर वाला टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हॉटेस्ट प्लेस है जैकमाबाद, बल्कि अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन जो शहर है वो जैकमाबाद है। क्योंकि गाइस पिछले 3 दिन से लेके जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर के हवाले से। और मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 8 यूनियन काउंसिल हैं। उसमें से एक यूनियन काउंसिल का साथ मेरा खुद का ताल्लुक़ है। मेरा खुद का ताल्लुक़ जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ है। ओके गाइज़, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में मौजूद है। ये बलूचिस्तान ये जो इलाका है वो सिंध का है, ये सिंध के साथ ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये जो कॉमनली रोड्स होते हैं जो कि बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में, ये उनको आपस में मिलाता है। तो गाइज़ ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 46 का वो होगा जैकमाबाद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे आला तरीन सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे आला तरीन जो सिविलियन अवार्ड है, ऑप्शन ए सितारा इम्तियाज़, ऑप्शन बी सितारा बसालत, ऑप्शन सी के अंदर है निशान खिदमत। उसके बाद है ऑप्शन डी निशान पाकिस्तान। गाइस जो ऑप्शन है निशान पाकिस्तान, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जो अवार्ड था इसको एस्टेब्लिश किया गया था 19 मार्च 1957 के अंदर। 19 मार्च 1957 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, क्योंकि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा एजाज़ है, एजाज़ी अवार्ड है, वो कौन सा है? वो है निशान पाकिस्तान। ये पूछा जा सकता है कॉमनली कमीशन की टेस्ट के अंदर। इसके अलावा आप जो SSG की टेस्ट देते हो, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो टेस्ट होती हैं, आर्मी की जो टेस्ट होती हैं, इसके अलावा सेकंड लेफ्टिनेंट की जो टेस्ट होती हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। तो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर नोट करें। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ द निशान पाकिस्तान, और इसको इस्टेब्लिश किया था 1957 के अंदर। ठीक है गाइज, 1957 के अंदर। थैंक यू। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो होगा हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद है हु फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ प्रॉफिट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैगंबर के तौर पे किसने माना था, किसने वेरीफाई किया था? ऑप्शन ए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऑप्शन बी वर्का इब्न नौफल, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहे नेम द फर्स्ट सहाबी हु कॉल्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम। गाइस अगर आपको नहीं पता तो ये अजान जो थी सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गाइस हज़रत उमर को जो अज़ान हम सुनते हैं या देखते हैं तो ये जो अज़ान के लफ्ज़ थे ये हज़रत उमर को ख्वाब के अंदर आए थे जब उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ए हुजूर मुझे ये लफ्ज़ ख्वाब में मुझे सुनाई दिए हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बिलाल जल्दी कर ये अल्फाज को उमर से सुन के याद कर और जल्दी से अज़ान की देने की तैयारी कर। तो गाइज़ सबसे पहले जो अज़ान दी थी वो थी हज़रत बिलाल ने। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का सबसे पहला मुअज़्ज़िन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा बी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद है ऑप्शन 51 विच कंट्री बिकम द 30th मेंबर ऑफ नेटो वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री अलायंस ऑन 6 फरवरी 2019। गाइज जो नेटो है, नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गाइज जो नेटो था वो तकरीबन पहले जो था 29 मेंबर के ऊपर 29 मेंबर स्टेट के ऊपर मुश्तमिल था। जो कि 29 मेंबर थे वो नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप तक जो 29 मेंबर आते हैं उनमें से 29 मेंबर थे। मतलब नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप के दरमियान में जो 29 मेंबर आते हैं उनमें से जो मेंबर हैं उनमें से 29 मेंबर थे नेटो के अंदर। उसके बाद एक और मेंबर को ऐड किया गया। वो जो मेंबर को ऐड किया गया था वो था 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलिट्री अलायंस था। गाइज वो था ऑप्शन ए के अंदर है मैसिडोनिया, ऑप्शन बी के अंदर है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी के अंदर है फिनलैंड, ऑप्शन डी के अंदर है आयरलैंड। तो जो मैसिडोनिया है उसको नेटो का पार्ट बनाया गया था 6 फरवरी 2019 को, 6 फरवरी 2019 को। और नेटो कब क्रिएट हुआ था? नेटो क्रिएट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसके अलावा नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को याद करें। इनमें इसको याद करने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा, पूरी ज़िंदगी आप इन क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो हैं जो कमीशन की टेस्ट के अंदर या इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, पीएसटी की, जेएसटी की, एसपीएससी की, पीपीएससी की, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी प्रोविंस की हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फॉरेन की किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो जनरल नॉलेज पे बेस्ड हो, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें। इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, लिटरली आप मुझे दुआएं देने वाले हो। उसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन 52 की तरफ। डायबिटीज़ इज़ काज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ। डायबिटीज़ क्या होता है? हम सिंपल लैंग्वेज में कॉमनली बोलते हैं यार फ़लाँ बंदे को शुगर हो गया है। शुगर होने का मतलब क्या होता है? शुगर होने का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाती है। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका स्पेसिफिक काम होता है। अच्छा तो गाइस जो डायबिटीज़ होती है वो किस की वजह से होती है? ऑप्शन ए के अंदर है इंसुलिन, ऑप्शन बी के अंदर है विटामिन बी, ऑप्शन सी के अंदर है आयरन, ऑप्शन डी के अंदर है कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन एक्चुअली क्या है? ये एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है
पेनक्रियाज से, जिसको हम लबलबा बोलते हैं उर्दू ज़बान में। तो जो लबलबा होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल होते हैं। उनमें से कुछ सेल होते हैं जिनका नाम होता है अल्फ़ा सेल, कुछ होते हैं बीटा सेल, कुछ होते हैं गामा सेल, कुछ होते हैं डेल्टा सेल। जो गाइस अल्फ़ा सेल होते हैं उनका काम होता है ग्लूकोजन को प्रोड्यूस करना। ये भी एक हार्मोन होता है इंसुलिन की तरह। तो जो बीटा सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या इंसुलिन प्रोड्यूस होती है वो सेल के रिसेप्टर को ख़त्म होने की वजह से अटैच नहीं हो पाती, इसलिए जो ग्लूकोज की लेवल होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल 90 mg से बढ़ जाती है तो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की डिसऑर्डर पैदा होने लगते हैं। क्योंकि गाइस अगर इंसान एक बीमारी के साथ अगर वो उसको एक बीमारी होती है तो उसके साथ बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर वक्त पे ना किया जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है डिजीज इज काज्ड बाय ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, अगर पूछा जाए कि इंसुलिन किस वजह से प्रोड्यूस नहीं होती तो वो होता है बीटा सेल का डैमेज होना, या बीटा सेल इंसुलिन कभी कभी ऐसा होता है प्रोड्यूस होती है लेकिन उसमें जो इंसुलिन होती है वो जो सेल होता है जो ग्लूकोज को ब्लड में से पिकअप करता है या उसको आगे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो सके, वो रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। और डायबिटीज़ का क्या रीज़न होता है? इंसुलिन की डिफिशिएंसी की वजह से। ठीक है गाइज, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है 53। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन बिकॉज ऑफ। हम जब माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। तो गाइस देखें क्यों जो पहाड़ी के ऊपर कुक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन ए लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लेक ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर, ऑप्शन डी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारे यहाँ पे भी कम हो जाएगा तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा खाना बनाना या कोई ऐसी चीज़ जो हम बनाना चाहें। तो पहाड़ी के ऊपर तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वो ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से खाना बनाने में मुश्किल होती है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। गाइस जो पंजाबी ज़ुबान है उसका पहला शायर कौन था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको भी ज़रूर याद करें क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए बाबा बुल्ले शाह, ऑप्शन बी बाबा फरीद गंज शकर, ऑप्शन सी है गुलाम फरीद, ऑप्शन डी है सुल्तान बाहू। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबा फरीद गंज शकर। ये वो शायर थे पंजाबी के जो जिन्होंने पहली बार पंजाबी के अंदर शायरी की थी। उसके बाद है ऑप्शन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शन है 53, क्वेश्चन है 53, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी। तो गाइज उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। अ ड्राइव दैट कैन बी रिमूव और इंसर्टेड वाइल द कंप्यूटिंग रनिंग इज सेड टू बी। वो ड्राइव जो कि रिमूव हो या इंसर्ट हो जब कंप्यूटर रनिंग हो, ऑपरेट हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए के अंदर है रोबस्ट, ऑप्शन बी के अंदर है डायनामिक, ऑप्शन सी के अंदर है हार्ड स्वीपल, ऑप्शन सी के अंदर है हार्ड स्वीपल, ऑप्शन डी के अंदर है SCIC। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके गाइज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो हार्ड स्वीप होता है इसका रिप्लेसमेंट होता है ऑफ अ हार्ड ड्राइव। हार्ड स्वीप का जब रिप्लेसमेंट होता है हार्ड ड्राइव या CD जो रोम होती है ड्राइव
power supply other device with a similar device while the computer system using it remains in operation. The replacement can be because of device failure or storage or for storage device or subtitle other data, जिसकी वजह से ये हॉट स्वीपेबल होता है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखेंगे इस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हमें ऑपरेट करना पड़ता है, जबकि ऑप्शन सी होता है लाइनक्स, उसको हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, उसके बाद है हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जो क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर पूछा जा रहा है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। पेंसिलिन को डिस्कवर करने वाले एक बहुत ही माहिर हयातियात माहिर जो कि स्पेशलिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्पेशलिस्ट थे, फार्मेसी के अंदर दवाओं के माहिर थे। वो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के माहिर थे। इनकी मेहनत की वजह से गाइस आज जो साइंस है इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाई है, वरना हमें तो इंसुलिन बनाने के लिए भी तकरीबन 2 जो काऊ होती हैं उनकी कुर्बानी देनी पड़ती थी, जिसमें से 2 या 3 ड्रॉप इंसुलिन बनता था। तो आज देखें कितनी तादाद में इंसुलिन बन रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की वजह से और इनकी मेहनत की वजह से, जिन्होंने आज से कई साल पहले मेहनत की, रिसर्च की, अपना दिन रात एक किया, जिसकी वजह से आज हम आसानी से जो है हर एक डिज़ीज़ का, इवन कैंसर से लेके एक कॉमन डिज़ीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए और इनको स्टडी करना चाहिए, इनकी अहमियत को समझना चाहिए। आज देखें साइंस दिन ब दिन तरक्की कर रही है क्योंकि इन्होंने हमें एक बेस दिया, इनकी वजह से हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं, हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को। हम देखें कितनी डिज़ीज़ हैं बायोलॉजी के अंदर, कितनी डिज़ीज़ हैं, हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में डिज़ीज़ हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे था पेंसिलिन नोटेशन में से जिन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो कि एक माहिर ये थे, एक्सपर्ट थे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, फार्मिस्ट के अंदर ये स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा ये इनका ताल्लुक़ था स्कॉटलैंड के साथ इनका ताल्लुक़ था। ये फिजिशियन थे, बहुत अच्छे फिजिशियन थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फार्मिस्ट थे। अच्छा, इसने क्या किया था, इन्होंने एक एंजाइम, इनकी बहुत सारी हद से ज़्यादा इनकी डिस्कवरीज़ हैं, उनमें से जो बेस्ट डिस्कवरी है इनकी, इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया था हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है लाइजोजाइम एंजाइम। कौन से ईयर में किया था? 1923 से लेके इन्होंने इसके ऊपर काम किया 1928 तक। 5-6 साल इन्होंने इसके ऊपर काम किया, जिसके बाद ये इन्होंने इसको प्रॉपरली इसकी स्टडीज़ को और इसके जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो उसके बाद इनको नवाजा गया एक आला एजाज़ के साथ, नोबेल प्राइज़ के साथ, साइकोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। और 1945 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद जो हॉवर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट बोरिस चेन के नाम के 2 इसके कुलीग थे, उनको भी ऑनर दिया गया। तो इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, जिनमें से इनके जो मशहूर आर्टिकल थे वो थे आर्टिकल बैक्टीरियोलॉजी, आर्टिकल इम्यूनोलॉजी, आर्टिकल कीमोथेरापी। गाइस देखें आज कीमोथेरापी का कितना डिमांड है, अब देखें आज इम्यूनोलॉजी का कितना डिमांड है, अब देखें बैक्टीरियोलॉजी का कितना डिमांड है। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? इनकी मेहनत की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर ये उस वक्त में हमें ये चीज़ें ना बना के देते तो शायद आज जो इंसान है वो हर डिजीज़ के साथ लड़ सकता है, जो मूजी मर्ज़ है कैंसर, उसके साथ भी लड़ सकता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से वी हैव टू थैंक्स देम। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को इंशाल्लाह
ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई प्रिपरेशन कर रहा है, टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्लीज़ उस तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ ताकि उसको हमारे चैनल से फ़ायदा पहुँच सके। तो गाइज़ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।